हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑडियो बुक लेजेंड्स पर, जहां हम आपके लिए हर दिन एक नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज का ये खास ऑडियो बुक। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे समाज में जाति नाम की ये चीज आखिर है क्या? ये कहां से आई? कैसे ये इतनी गहरी हो गई कि आज भी हमारी सोच, हमारे रिश्तों और हमारे मौकों पर असर डालती है? ये कोई ऊपर से आई हुई चीज है या इसे इंसानों ने ही बनाया है? अगर बनाया है तो क्यों और कैसे? आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो भारतीय समाज की आत्मा में बसा है। हम बात करेंगे उस किताब की जिसने इस विषय पर सबसे साहसिक और तार्किक जांच की। ये ऑडियो बुक डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के मशहूर शोध पत्र पर आधारित है, जिसका नाम है भारत में जातियां, उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास। ये ऑडियो बुक कुछ लंबी हो सकती है, इसलिए हमारी सलाह है कि आप इस वीडियो को कहीं शेयर कर लें या सेव कर लें, ताकि आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक ले लेकर सुन सकें। तो चलिए, बिना किसी देरी के दिमाग के दरवाजे खोलते हैं और डॉक्टर अंबेडकर के साथ इस बौद्धिक यात्रा की शुरुआत करते हैं, ये समझने के लिए कि आखिर जाति का असली सच क्या है। अध्याय नंबर 1, जाति का रहस्य। एक ऐसा पिंजरा जिसकी चाबी बाहर नहीं, अंदर है। दोस्तों, जब हम जाति के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद ऊंच नीच, भेदभाव, कुछ रिवाज या फिर बस एक नाम जो हमारे साथ संबंधित है। हम में से ज्यादातर लोग इसे एक ऐसी सच्चाई मानकर जीते हैं जिसके बारे में हम ज्यादा सवाल नहीं करते। ये बस है क्योंकि ये हमेशा से थी। लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा है? डॉक्टर अंबेडकर अपनी बात यहीं से शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमें किसी समस्या को सुलझाना है तो पहले हमें यह समझना होगा कि वो समस्या असल में है क्या। और जाति को समझना किसी पहेली को सुलझाने जैसा है। दुनिया भर के महान महान विद्वानों ने इसे समझने की कोशिश की। किसी ने कहा यह रंग भेद पर आधारित है, किसी ने कहा यह काम के बंटवारे पर आधारित है, तो किसी ने इसे धर्म से संबंधित कर दिया। लेकिन कोई भी परिभाषा ऐसी नहीं थी जो पूरी तरह से यह बता सके कि भारतीय जाति व्यवस्था असल में काम कैसे करती है। डॉक्टर अंबेडकर हमें बताते हैं कि जाति की सबसे अहम खासियत इसका अनोखापन है। ये दुनिया के किसी भी दूसरे सोशल सिस्टम या सामाजिक व्यवस्था जैसी नहीं है। ये सिर्फ काम का बंटवारा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो काम बदलने से जाति बदल जानी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ नस्ल या खून की शुद्धता पर आधारित नहीं है, क्योंकि भारत में अलग अलग जातियों के लोग शारीरिक रूप से एक जैसे ही दिखते हैं। तो फिर ये है क्या? वो एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जाति एक बंद वर्ग है, एक एनक्लोज्ड क्लास। अब आप पूछेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए समाज में अलग अलग काम करने वालों के ग्रुप हैं, जैसे टीचर, सैनिक, व्यापारी। ये सब क्लास या वर्ग हैं। एक व्यापारी का बेटा सीख समझकर टीचर बन सकता है और एक टीचर का बेटा व्यापार कर सकता है। यहां दरवाजे खुले हैं, आप एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन जाति एक ऐसा वर्ग है जिसके दरवाजे चारों तरफ से बंद कर दिए गए हैं। जो जिस जाति में पैदा हुआ वो उसी में मरेगा। वो बाहर नहीं जा सकता और कोई बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता। ये एक ऐसा पिंजरा है जिसे समाज ने ही बनाया है। और इसकी सबसे डरावनी बात यह है कि इस पिंजरे पर ताला बाहर से नहीं, अंदर से लगा है। हर जाति खुद ही इस पिंजरे को मजबूत करती है। वो खुद ही ये सुनिश्चित करती है कि कोई सदस्य बाहर न जाए और कोई बाहरी अंदर ना आए। ये कैसे होता है? यही इस पूरी ऑडियो बुक का सबसे अहम रहस्य है, जिसे हम परत दर परत खोलेंगे। डॉक्टर अंबेडकर हमें किसी गाइड की तरह उंगली थामकर उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां हमें जाति का असली चेहरा दिखाई देता है। वो हमें बताते हैं कि जाति कोई दैवीय चीज नहीं है, ये कोई प्राकृतिक नियम नहीं है। ये इंसानों द्वारा बनाया गया एक बहुत ही सोचा समझा सामाजिक तंत्र है, एक मैकेनिज्म है। इसे किसी खास मकसद से बनाया गया और फिर इसे धर्म और परंपरा की चाशनी में लपेटकर ऐसा बना दिया गया कि लोग इसे भगवान का दिया हुआ मानकर सदियों तक ढोते रहें। तो सबसे पहला सबक जो हमें यहां सीखना है वो ये है कि किसी भी चीज को आंख बंद करके स्वीकार मत कीजिए। सवाल पूछिए, जाति क्या है? ये क्यों है? ये कैसे काम करती है? जब आप ये सवाल पूछना शुरू करेंगे तभी आप उस पिंजरे को देख पाएंगे जिसमें हम सब किसी न किसी रूप में कैद हैं। ये पिंजरा सिर्फ तथाकथित नीची जातियों के लिए नहीं है,
ये ऊंची जातियों के लिए भी है। ये पूरे समाज को बांटता है, उसे कमजोर करता है और इंसानियत की तरक्की में सबसे मुख्य रोड़ा बनता है। डॉक्टर अंबेडकर की यह जांच सिर्फ एक अकादमिक अभ्यास नहीं है, ये हमारे समाज का एक्सरे है। ये हमें वो बीमारियां दिखाती है जो हमें बाहर से नजर नहीं आती, लेकिन जो अंदर ही अंदर हमें खोखला कर रही हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस एक्सरे को और ध्यान से देखने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी एक चीज है जो इस पूरे जाति के पिंजरे को उपस्थित रखती है? वो कौन सा गोंद है जो इन बंद दरवाजों को हमेशा के लिए सील कर देता है? इसका जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम जाति की आत्मा में झांकेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में सवाल पूछो, लिखें। ये खुद को याद दिलाने के लिए कि ज्ञान का पहला कदम सवाल पूछना ही है। चलिए इस रहस्य को और गहरा खोदते हैं। अध्याय नंबर 2, बंद दरवाजों का समाज। जाति वर्ग से अलग कैसे है? पिछले अध्याय में हमने एक बहुत जरूरी सवाल पर बात खत्म की थी कि जाति आखिर है क्या, और हमने डॉक्टर अंबेडकर के दिए हुए जवाब को समझा था कि जाति एक बंद वर्ग है। लेकिन ये बात शायद अभी भी पूरी तरह साफ न हुई हो। वर्ग और जाति में आखिर इतना अहम फर्क क्या है? चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत विशाल शहर है। उस शहर में अलग अलग मोहल्ले हैं। एक मोहल्ला डॉक्टरों का है, एक इंजीनियरों का, एक वकीलों का और एक व्यापारियों का। ये सब वर्ग हैं। कोई भी इंसान मेहनत करके, शिक्षा लेकर या अपना हुनर दिखाकर एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाकर बस सकता है। एक व्यापारी का बच्चा डॉक्टर बन सकता है और एक डॉक्टर का बच्चा व्यापार संभाल सकता है। यहां कोई रोक टोक नहीं है, दरवाजे खुले हैं। ये हुआ एक खुला समाज, जिसे हम वर्ग व्यवस्था कह सकते हैं। अब कल्पना कीजिए एक दूसरे शहर की। इस शहर में भी ऐसे ही मोहल्ले हैं, लेकिन यहां एक अजीब नियम है। जो जिस मोहल्ले में पैदा हुआ वो अपनी पूरी जिंदगी उसी मोहल्ले में गुजारेगा। वो दूसरे मोहल्ले में जाकर नहीं बस सकता, चाहे वो कितना भी काबिल क्यों ना हो, और न ही किसी दूसरे मोहल्ले का व्यक्ति उसके मोहल्ले में आ सकता है। हर मोहल्ले ने अपनी ऊंची ऊंची दीवारें बना ली हैं। ये है जाति व्यवस्था, ये है बंद दरवाजों का समाज। डॉक्टर अंबेडकर इसी फर्क को बहुत गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं कि आधुनिक समाज या पश्चिमी समाज वर्ग पर आधारित है। वहां आपकी सामाजिक हैसियत, आपकी काबिलियत, आपकी दौलत और आपकी शिक्षा से तय होती है, जिसे आप बदल सकते हैं। लेकिन भारतीय समाज जाति पर आधारित है, जहां आपकी हैसियत आपके जन्म से तय हो जाती है, जिसे आप चाहकर भी नहीं बदल सकते। ये सबसे मुख्य और सबसे क्रूर फर्क है। जाति आपके ऊपर एक ऐसा ठप्पा लगा देती है जो कभी नहीं मिटता। आप चाहे कितने भी अमीर हो जाएं, कितने भी महान विद्वान बन जाएं, आपकी जाति आपका साथ नहीं त्यागती। ये एक अदृश्य जेल की तरह है, जिसकी दीवारें हमें दिखती नहीं, पर महसूस हर पल होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये दीवारें, ये बंद दरवाजे बनाए कैसे जाते हैं? इन्हें मजबूत कैसे रखा जाता है? क्या कोई पुलिस है जो पहरा देती है? नहीं। इसका मैकेनिज्म, इसका तंत्र और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये समाज के अंदर ही काम करता है। इस तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है शादी। जी हां, विवाह। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जाति को जिंदा रखने वाला सबसे अहम हथियार है सजातीय विवाह या एंडोगैमी। इसका मतलब है अपनी ही जाति के अंदर शादी करना। यही वो ताला है जो इन दरवाजों को हमेशा के लिए बंद रखता है। जब एक जाति का व्यक्ति किसी दूसरी जाति में शादी नहीं कर सकता, तो खून का रिश्ता बाहर बन ही नहीं सकता। जब रिश्ते नहीं बनेंगे तो अपनापन कैसे आएगा? समाज एक कैसे होगा? हर जाति अपनी एक अलग दुनिया बसा लेती है, अपने अलग रीति रिवाज, अपने अलग नियम और अपनी अलग पहचान बना लेती है। और इस नियम का उल्लंघन करने वाले को समाज से बाहर निकाल दिया जाता है, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। यही डर लोगों को इस नियम को मानने पर मजबूर करता है। तो जाति सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं है, ये शादी के नियमों पर भी आधारित है। और यही वो चीज है जो इसे दुनिया की बाकी सामाजिक व्यवस्थाओं से बिल्कुल अलग और ज्यादा मजबूत बनाती है। आप सोच कर देखिए, कितना शक्तिशाली विचार है ये। समाज को हजारों टुकड़ों में विखंडित करने के लिए आपको बस एक नियम बनाना है कि कोई भी अपनी बेटी या बेटे की शादी अपनी जाति से बाहर नहीं करेगा। बस बाकी काम समाज खुद कर लेगा। नफरत, भेदभाव, ऊंच नीच, ये सब इसी एक नियम से पैदा होने वाले जहर हैं। जब आप किसी समूह से रोटी बेटी का रिश्ता ही नहीं रखेंगे,
तो आप उसे कभी भी अपने बराबर का कैसे समझ सकते हैं? वो हमेशा दूसरा या पराया ही बना रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने इस नस को थाम लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि अगर जाति के पिंजरे को समाप्त करना है तो सबसे पहला हथौड़ा इसी सजातीय विवाह की दीवार पर मारना होगा। जब तक ये दीवार उपस्थित है, तब तक आप कितनी भी बातें कर लें, ये वो इंजन है जो सदियों से जाति के वाहन को चला रहा है। इसने हमें एक राष्ट्र बनने से रोका है। हम एक देश तो हैं, पर क्या हम एक समाज बन पाए हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होने से पहले और भारतीय होने से भी पहले अपनी अपनी जातियों में बंटे हुए हैं। ये एक कड़ी सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई हमें स्वीकार करनी होगी, तभी हम इससे मुकाबला करने का रास्ता खोज पाएंगे। लेकिन अब एक और भी गहरा सवाल उठता है। ये सजातीय विवाह का नियम तो ठीक है, पर इसे लागू करने में एक बहुत ही गंभीर प्रैक्टिकल समस्या आती है। क्या है वो समस्या? और उस समस्या को सुलझाने के लिए हमारे समाज ने कितने भयानक और अमानवीय रिवाजों को जन्म दिया, ये जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस रहस्य से पर्दा हम अगले अध्याय में उठाएंगे। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक आपके लिए लाते रहें, तो ऑडियो बुक लेजेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और मेहनत करने की प्रेरणा देता है। अध्याय नंबर 3, शादी का वो बंधन जो समाज को विखंडित करता है, सजातीय विवाह का सच। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने ये समझा कि सजातीय विवाह यानी अपनी ही जाति में शादी करना वो मजबूत दीवार है जो जाति व्यवस्था को उपस्थित रखती है। ये एक ऐसा नियम है जो समाज को हजारों टुकड़ों में बांट देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस एक नियम को सख्ती से लागू करने में कितनी गंभीर मुश्किलें आती होंगी? डॉक्टर अंबेडकर हमें इसी मुश्किल की तरफ ले जाते हैं। वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल सवाल पूछते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा समूह है, एक जाति है जिसने ये फैसला कर लिया कि वो अपनी कन्याओं और बालकों की शादी समूह से बाहर नहीं करेंगे। अब होता क्या है? हर समाज में बालकों और कन्याओं की संख्या हमेशा बराबर तो नहीं होती, और अगर होती भी है तो एक ही समय पर शादी के लायक बालकों और कन्याओं की संख्या बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। किसी भी समय या तो शादी के लायक बालक ज्यादा होंगे या कन्याएं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक जाति में शादी के लायक 10 बालक हैं और 12 कन्याएं हैं। अब 10 बालकों की शादी तो 10 कन्याओं से हो जाएगी, लेकिन बाकी बची 2 कन्याओं का क्या होगा? नियम के हिसाब से वो अपनी जाति से बाहर शादी कर नहीं सकती, और जाति के अंदर शादी के लायक बालक हैं नहीं। तो समाज इन अतिरिक्त या सरप्लस कन्याओं का क्या करेगा? इसी तरह अगर 10 कन्याएं हैं और 12 बालक हैं, तो 10 कन्याओं की शादी 10 बालकों से हो जाएगी। पर बाकी बचे 2 अतिरिक्त बालकों का क्या होगा? ये एक बहुत गंभीर सामाजिक समस्या है। अगर इस समस्या का हल नहीं निकाला गया, तो ये अतिरिक्त बालक या कन्याएं नियम का उल्लंघन करके अपनी जाति से बाहर शादी कर लेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर जाति का पूरा ढांचा ही ढह जाएगा। जाति बचेगी ही नहीं। तो जाति को बनाए रखने के लिए इस अतिरिक्त मर्द और औरत की समस्या का कोई ना कोई हल निकालना ही होगा। यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर भारतीय समाज के सबसे काले और दर्दनाक सच को उजागर करते हैं। वो बताते हैं कि इस समस्या से निपटने के लिए ही हमारे समाज ने कुछ बहुत ही क्रूर और अमानवीय प्रथाओं को जन्म दिया। चलिए पहले अतिरिक्त औरत की समस्या को देखते हैं। जब किसी औरत का पति मर जाता है तो वो विधवा हो जाती है। अब वो दोबारा शादी के लिए उपलब्ध है, लेकिन हो सकता है कि उसकी उम्र के या शादी के लायक मर्द उसकी जाति में ना हो। ऐसे में वो एक अतिरिक्त या सरप्लस औरत बन जाती है, जिससे ये खतरा है कि वो किसी दूसरी जाति के मर्द से शादी कर सकती है। इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने का सबसे आसान और भयानक तरीका क्या है? उसे उसके पति की चिता पर जिंदा जला दो। जी हां, सती प्रथा। डॉक्टर अंबेडकर तर्क देते हैं कि सती प्रथा का एक मुख्य कारण यही था, विधवा को दोबारा शादी के बाजार में आने से ही रोक देना, ताकि वो जाति का नियम न तोड़ सके। यह सुनकर रूह कांप जाती है कि एक सामाजिक नियम को बनाए रखने के लिए इंसान कितना गिर सकता है। और अगर सती प्रथा का पालन नहीं किया जाता था, तो दूसरा तरीका था विधवा को जीवन भर के लिए शादी करने से रोक देना, उसके बाल मुंडवा देना, उसे बदसूरत बना देना, उसे सफेद वस्त्र पहनाना और उसे हर तरह के सुख और श्रृंगार से वंचित कर देना, उसे इतना अशुभ बना देना कि कोई उससे शादी करने के बारे में सोचे भी नहीं। ये झबरन विधवापन का नियम भी उसी समस्या का हल था।
उसे समाज में जिंदा तो रखा जाता था, लेकिन एक जीती जागती लाश की तरह, ताकि वो जाति की दीवारों को लांघ न सके। ये सब क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो बंद दरवाजे हमेशा बंद रहें। ये औरत की अस्मिता, उसकी इच्छाओं और उसके जीवन के अधिकार से भी ज्यादा जरूरी समझा गया। क्या आप सोच सकते हैं कि एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कितनी विशाल कीमत औरतों को चुकानी होती थी? अब सवाल उठता है, अतिरिक्त मर्द का क्या? जब शादी के लायक मर्द ज्यादा होते थे और औरतें कम, तो क्या होता था? यहां भी समाज ने एक रास्ता निकाला। बाल विवाह। नन्ही नन्ही बच्चियों की शादी उनसे उम्र में कई गुना विशाल मर्दों से कर दी जाती थी। इससे यह सुनिश्चित हो जाता था कि कोई भी मर्द कुंवारा न रह जाए। और अगर किसी मर्द की पत्नी मर भी जाती थी, तो उसके लिए दूसरी पत्नी खोजना आसान होता था, क्योंकि वो किसी भी उम्र की कन्या से शादी कर सकता था, चाहे वो बच्ची ही क्यों ना हो। इससे मर्दों की अतिरिक्त होने की समस्या तो हल हो गई, लेकिन इसने अनगिनत बच्चियों का बचपन और उनका भविष्य छीन लिया। एक बेमेल शादी में उन्हें झोंक दिया गया, जहां उनकी कोई खुशी, कोई मर्जी नहीं थी। ये सब कुछ एक ही लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया जा रहा था, और वो लक्ष्य था सजातीय विवाह के नियम को किसी भी कीमत पर बनाए रखना। तो अब आप समझ रहे हैं कि जाति सिर्फ एक पहचान नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा तंत्र है। और इस तंत्र को चलाने के लिए सती प्रथा, जबरन विधवापन और बाल विवाह जैसे भयानक रिवाजों का तेल इस्तेमाल किया गया। ये सब कोई अचानक पैदा हुई कुरीतियां नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार ये सब जाति को बनाए रखने के लिए सोचे समझे समाधान थे। ये वो कीमत थी जो हमारे समाज ने अपनी सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए चुकाई, और जिसकी सबसे विशाल भुक्तभोगी हमेशा औरतें रहीं। अब तस्वीर कुछ और साफ हो रही है। जाति का पिंजरा कितना मजबूत है और इसकी नींव कितनी गहरी है, इसका अंदाजा अब हमें लग रहा है। लेकिन ये नियम बनाए किसने? ये व्यवस्था शुरू कहां से हुई? क्या सारी जातियां एक साथ बनी, या कोई एक जाति थी जिसने ये सब शुरू किया और बाकी सब ने उसकी नकल की? इन सवालों के जवाब हमें इस कहानी के और भी रोमांचक स्थान पर ले जाएंगे, जिसे हम अगले अध्याय में खोजेंगे। अध्याय नंबर 4, एक समाज, एक नियम, या हर जाति का अपना कानून। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि कैसे सजातीय विवाह का एक नियम जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, और कैसे इस नियम को बनाए रखने के लिए सती प्रथा और बाल विवाह जैसी क्रूर प्रथाओं का जन्म हुआ। अब जरा सोचिए, जब हजारों जातियां बन गईं और हर जाति ने खुद को एक बंद किले में तब्दील कर दिया, तो समाज कैसे चलेगा? क्या पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए कोई एक कानून था, या हर किले का अपना अलग कानून, अपना अलग राजा था? डॉक्टर अंबेडकर इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं और हमें बताते हैं कि जाति व्यवस्था ने न सिर्फ समाज को बांटा, बल्कि इसने कानून और नैतिकता की धारणा को भी बदल दिया। इसने एक अजीब सी स्थिति पैदा कर दी, जहां समाज जैसी कोई चीज ही नहीं बची, बस जातियों का समूह बचा। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि भारत एक देश नहीं, बल्कि यूरोप की तरह छोटे छोटे देशों का एक महाद्वीप है। हर जाति अपने आप में एक छोटा सा देश है। उसकी अपनी सीमाएं हैं जो शादी ब्याह के नियमों से तय होती हैं। उसके अपने नागरिक हैं जो जन्म से उसके सदस्य होते हैं, और सबसे जरूरी बात, उसके अपने कानून और अपनी पंचायत है। हर जाति की अपनी एक आचार संहिता होती थी। क्या खाना है, क्या पहनना है, किससे बात करनी है, किसके हाथ का पानी पीना है, ये सब कुछ जाति के नियमों से तय होता था। और अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता था, तो उसे सजा देने का हक भी उसी जाति की पंचायत को होता था। राजा या देश का कानून वहां तक पहुंच ही नहीं पाता था। जाति अपने आप में एक सरकार थी। इसे जाति पंचायत कहते थे। यही पंचायत तय करती थी कि जाति के अंदर के झगड़े कैसे सुलझाए जाएंगे, और अगर कोई सदस्य जाति के बाहर के किसी व्यक्ति से कोई संबंध बनाता है, तो उसे क्या सजा दी जाएगी। इस व्यवस्था का सबसे मुख्य नुकसान यह हुआ कि लोगों की वफादारी अपने देश या समाज के प्रति नहीं, बल्कि अपनी जाति के प्रति हो गई। उनके लिए सही गलत का पैमाना इंसानियत या राष्ट्रीय कानून नहीं, बल्कि जाति का नियम बन गया। अगर जाति कहती थी कि दूसरी जाति के व्यक्ति को छूना पाप है, तो वो पाप था। अगर जाति कहती थी कि अपनी विधवा बेटी को दोबारा शादी करने देना अधर्म है, तो वो अधर्म था। लोगों का जमीर, उनकी नैतिकता, उनकी सोच, सब कुछ जाति के दायरे में सिमट कर रह गया। इसने एक बहुत ही खतरनाक मानसिकता को जन्म दिया। वो मानसिकता थी हम बनाम वो।
हम यानी हमारी जाति के लोग और वो यानी बाकी सभी जातियों के लोग अपनी जाति के व्यक्ति के साथ भाईचारा और दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ भेदभाव, यही समाज का सबसे मुख्य सच बन गया। डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि इसी वजह से भारत में कभी भी एक संगठित समाज नहीं बन पाया। हम एक भीड़ की तरह रहे जो अलग अलग खेमों में बंटी हुई थी। जब भी देश पर कोई बाहरी संकट आया तो हम एक होकर उसका मुकाबला नहीं कर पाए, क्योंकि हम अंदर से ही जातियों में बंटे हुए थे। हर जाति को सिर्फ अपने फायदे की चिंता थी। राष्ट्रहित या समाजहित जैसी कोई भावना पनप ही नहीं पाई। ये एक बहुत विशाल त्रासदी थी। एक देश जिसमें दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी, वो सिर्फ अपनी इस आंतरिक बंटवारे की वजह से बार बार गुलाम बनता रहा, कमजोर होता रहा। जब तक हम जातियों में बंटे रहेंगे तब तक हम एक सच्चा राष्ट्र नहीं बन सकते, क्योंकि राष्ट्र का मतलब सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं होता। राष्ट्र का मतलब होता है लोगों के बीच अपनेपन की भावना, एक साझा पहचान, जिसे डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक चेतना कहते हैं। और जाति इस सामाजिक चेतना की सबसे मुख्य दुश्मन है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जाति का असर सिर्फ शादी ब्याह या खान पान तक सीमित नहीं है। इसका असर हमारी राजनीति, हमारी एकता और हमारी राष्ट्रीय पहचान पर भी होता है। ये हमें एक होने से रोकती है। ये हमें एक दूसरे को भाई समझने से रोकती है। इसने हर व्यक्ति के चारों ओर एक अदृश्य दीवार बना दी है और हम उसी दीवार के अंदर अपनी छोटी सी दुनिया में जीते रहते हैं, ये भूल कर कि इस दीवार के बाहर भी एक बहुत विशाल समाज है, एक बहुत विशाल देश है जिसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। क्या आपने कभी इस नजरिए से जाति को देखा है कि ये कैसे हमें एक मजबूत राष्ट्र बनने से रोकती है? कमेंट्स में एक भारत जरूर लिखें अगर आप भी मानते हैं कि हमारी असली पहचान हमारी भारतीयता होनी चाहिए, न कि हमारी जाति। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब तक हमने ये समझा कि जाति क्या है, ये कैसे काम करती है और इसके परिणाम क्या हैं। लेकिन वो सबसे अहम सवाल अभी भी बाकी है, जिसकी चर्चा हमने पिछले अध्याय के अंत में की थी। ये सब शुरू कैसे हुआ? वो कौन सा पहला समूह था जिसने अपने दरवाजे बंद किए और क्यों? इस सवाल का जवाब हमें भारत के इतिहास के उन पन्नों में ले जाएगा जहां इस पूरी व्यवस्था की नींव रखी गई थी, और ये जवाब आपको चौंका देगा। चलिए अगले अध्याय में इस ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाते हैं। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप इस विषय की गंभीरता को समझ रहे हैं। ऐसे ही और गहरे विश्लेषण के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक लेजेंड्स को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ज्ञान का यह सफर यूं ही चलता रहे। अध्याय नंबर 5, अतिरिक्त औरत और मर्द का सवाल। सती प्रथा और बाल विवाह का असली कारण। दोस्तों, अभी तक की हमारी यात्रा में हमने जाति के किले को बाहर से देखा है। हमने उसकी मजबूत दीवारों को समझा जो सजातीय विवाह के नियम पर टिकी हैं। लेकिन अब हम उस किले के अंदर चल रहे हैं और उन अंधेरे कमरों को देख रहे हैं जहां इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इंसानियत को कुर्बान कर दिया गया। पिछले कुछ अध्यायों में हमने सती प्रथा, जबरन विधवापन और बाल विवाह का जिक्र किया था। हमने ये जाना था कि ये सब कुरीतियां जाति के बंद वर्ग वाले चरित्र को बनाए रखने के लिए पैदा हुई। इस अध्याय में हम इसी दर्दनाक सच की ओर भी गहरी परतों को खोलेंगे। डॉक्टर अंबेडकर हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि ये प्रथाएं क्यों थीं, बल्कि वो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि एक समाज अपने ही लोगों के साथ, खासकर अपनी औरतों के साथ, इतना क्रूर कैसे हो सकता है। चलिए उस अतिरिक्त औरत की समस्या पर वापस लौटते हैं। जब एक औरत का पति मर जाता था तो समाज की नजर में वो एक समस्या बन जाती थी। वो एक खतरा थी जाति की शुद्धता के लिए। समाज के ठेकेदारों के पास दो रास्ते थे, या तो उसे जिंदा जला दिया जाए यानी सती कर दिया जाए, या फिर उसे जिंदगी भर के लिए एक ऐसी सजा दी जाए जो मौत से भी बदतर हो। यह सजा थी उसे समाज में अछूत और अशुभ बना देना। सोचकर देखिए उस औरत की हालत। जिस घर को उसने अपना सब कुछ दिया, उसी घर के लोग उसके पति की मौत के बाद उसे बोझ समझने लगते हैं। उसे अच्छा खाने, अच्छा पहनने, किसी शादी ब्याह या त्योहार में शामिल होने का कोई हक नहीं रहता। उसे देखकर लोग अपना रास्ता बदल लेते थे। उसे जिंदा रखा जाता था, पर हर पल ये एहसास दिलाया जाता था कि उसका जीना बेकार है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि कहीं वो अपनी भावनाओं के आगे मजबूर होकर किसी दूसरी जाति के पुरुष से संबंध न बना ले, जिससे जाति अशुद्ध हो जाएगी।
एक इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती एक खोखला नियम था। डॉक्टर अंबेडकर हमें यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि ये प्रथाएं धर्म के नाम पर की जाती थीं, लेकिन इनका असली मकसद पूरी तरह से सामाजिक और व्यावहारिक था। मकसद था जाति के ढांचे को किसी भी कीमत पर बचाए रखना। धर्म को तो बस एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया, ताकि कोई इन अमानवीय नियमों पर सवाल ना उठा सके। जब आप किसी क्रूर प्रथा को भगवान की मर्जी बता देते हैं, तो लोगों की सवाल पूछने की हिम्मत ही खत्म हो जाती है। वो उसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लेते हैं। यही हमारे समाज में सदियों तक होता रहा। एक वंश से दूसरे वंश तक औरतें इस अत्याचार को धर्म का हिस्सा मानकर सहती रहीं। ये हमारे समाज के इतिहास का वो काला अध्याय है, जिसे सुनकर और समझकर शर्म से सिर झुक जाता है। अब बात करते हैं अतिरिक्त मर्द की समस्या की और उसके समाधान, बाल विवाह की। जब किसी अधेड़ या बूढ़े आदमी की पत्नी मर जाती थी, तो समाज को कोई फिक्र नहीं होती थी। उसे पूरी आजादी थी कि वो दोबारा शादी कर सकता है। और वो शादी किससे करेगा? जाहिर है, अपने से बहुत कम उम्र की कन्या से, क्योंकि उसकी उम्र की विधवाओं को तो शादी करने का अधिकार ही नहीं था। तो एक 8 या 10 साल की बच्ची की शादी एक 40 या 50 साल के आदमी से कर दी जाती थी। क्या किसी ने उस बच्ची के बारे में सोचा? उसके सपनों, उसके बचपन, उसकी जिंदगी का क्या होगा? नहीं। समाज के लिए जरूरी यह था कि मर्द की जरूरत पूरी हो जाए और वो कुंवारा न रहे, ताकि वो भी जाति की लक्ष्मण रेखा को न लांघे। इस प्रक्रिया में कितनी ही मासूम जिंदगियां बर्बाद हो गईं, इसका कोई हिसाब नहीं। और यह सिलसिला चलता रहता था। वो बूढ़ा आदमी कुछ सालों में मर जाता और वो बच्ची, जो अब एक किशोरी या युवती बन चुकी होती, वो भी विधवा हो जाती। और फिर उसके ऊपर भी वही सारे नियम लागू हो जाते जो बाकी विधवाओं पर होते थे। यानी वो भी एक जीती जागती लाश बनकर अपनी बाकी की जिंदगी गुजारने को मजबूर हो जाती। ये एक ऐसा दुष्चक्र था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि जाति व्यवस्था स्वाभाविक रूप से महिला विरोधी है। ये औरतों को एक इंसान नहीं, बल्कि एक वस्तु समझती है। एक ऐसी वस्तु जो जाति की संपत्ति है, जिसका काम सिर्फ बच्चे पैदा करके जाति की संख्या अधिक करना और जाति की शुद्धता को बनाए रखना है। उसकी अपनी कोई पहचान, अपनी कोई इच्छा, अपना कोई अधिकार नहीं है। उसका पूरा जीवन मर्दों और जाति के नियमों के अधीन है। डॉक्टर अंबेडकर की ये सबसे मुख्य देनों में से एक है कि उन्होंने जाति और लिंग के इस गहरे रिश्ते को उजागर किया। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत में औरतों की गुलामी के मूल जाति व्यवस्था में कितने गहरे हैं। जब तक जाति रहेगी, तब तक औरतें कभी भी पूरी तरह से आजाद नहीं हो सकती। ये बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। हो सकता है कि आज सती प्रथा या बाल विवाह कानूनी रूप से खत्म हो गए हों, लेकिन वो मानसिकता आज भी जिंदा है। आज भी कन्याओं को पराया धन समझा जाता है। आज भी उनकी शादी का फैसला करते समय उनकी मर्जी से ज्यादा जाति और समाज क्या कहेगा को महत्व दिया जाता है। आज भी विधवाओं को वो सम्मान नहीं मिलता जिसकी वो हकदार हैं। रूप बदल गया है, पर सोच वही है, और इस सोच का मूल जाति में है। अब वो सबसे अहम सवाल हमारे सामने उपस्थित है, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। आखिर ये सब शुरू किसने किया? वो पहला समूह कौन था जिसने खुद को बंद करने का फैसला किया और फिर दूसरों को भी ऐसा करने पर मजबूर कर दिया? चलिए अगले अध्याय में इस ऐतिहासिक पहेली के सबसे अहम खंड को शामिल करते हैं। अध्याय नंबर 6। सबसे पहली जाति कौन सी थी? ब्राह्मणों ने खुद को बंद क्यों किया? दोस्तों, अब तक की हमारी कहानी एक ऐसे स्थान पर आ पहुंची है जहां हम क्या और कैसे से आगे जाकर किसने और क्यों के सवाल पर आ गए हैं। हमने ये जान लिया है कि जाति एक बंद वर्ग है जिसे सजातीय विवाह के जरिए जिंदा रखा जाता है। हमने ये भी देख लिया कि इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कितनी भयानक कुर्बानियां दी गईं। लेकिन यह सब शुरू कहां से हुआ? कौन था वो पहला वास्तुकार जिसने इस सामाजिक इमारत का नक्शा बनाया? डॉक्टर अंबेडकर इस सवाल का जवाब देने के लिए किसी पर दोष मढ़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो एक समाज शास्त्री की तरह तर्कों और सबूतों के आधार पर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। वो कहते हैं कि समाज में हमेशा से अलग अलग काम करने वाले लोगों के समूह रहे हैं, जैसे पुजारी वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग और मजदूर वर्ग। ये वर्ग पूरी दुनिया में थे और हैं, भारत में भी थे। इन्हें वर्ण कहा जाता था। लेकिन भारत में ये वर्ग जाति में कैसे बदल गए? किसी एक वर्ग ने ऐसा क्या किया कि बाकी सब भी उसकी राह पर चल निकले?
डॉक्टर अंबेडकर अपनी जांच में इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह प्रक्रिया पुजारी वर्ग यानी ब्राह्मणों से शुरू हुई। वही वो पहला समूह था जिसने खुद को एक बंद वर्ग बनाया। उन्होंने अपने समूह के चारों ओर सजातीय विवाह की एक मजबूत दीवार बना दी। उन्होंने नियम बना दिया कि कोई भी ब्राह्मण अपनी जाति से बाहर शादी नहीं करेगा और न ही किसी बाहरी को अपने समूह में शादी के जरिए आने देगा। अब सवाल उठता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे कोई गहरी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वजह रही होगी। उस समय के समाज में पुरोहितों या पुजारियों का एक बहुत ही सम्मानजनक स्थान था। वो ज्ञान, शिक्षा और धार्मिक कर्मकांडों के केंद्र थे। अपनी इस विशेष और ऊंची स्थिति को बनाए रखने के लिए, उसे खास बनाए रखने के लिए, उन्होंने खुद को बाकी समाज से अलग थलग करना जरूरी समझा। उन्होंने सोचा कि अगर वो आम लोगों के साथ घुल मिल जाएंगे, उनके साथ रोटी बेटी का रिश्ता रखेंगे, तो उनकी विशिष्टता और उनका सम्मान कम हो जाएगा। ये एक तरह की सामाजिक रणनीति थी, अपनी सत्ता और अपने ऊंचे दर्जे को हमेशा के लिए सुरक्षित करने का एक तरीका। जब उन्होंने खुद को एक बंद किले में कैद कर लिया, तो वो समाज के बाकी हिस्सों से ऊपर उठ गए, वो खास बन गए। उनका ये कदम एक नजीर बन गया, एक मिसाल बन गया। समाज की एक बहुत ही आम प्रवृत्ति होती है जिसे नकल करना या इमिटेशन कहते हैं। लोग हमेशा उस समूह की नकल करना चाहते हैं जो समाज में सबसे ऊपर और सबसे सम्मानित माना जाता है। जब बाकी वर्गों ने, जैसे योद्धाओं और व्यापारियों ने, देखा कि ब्राह्मणों ने खुद को बंद करके समाज में सर्वोच्च स्थान हासिल कर लिया है, तो उनके मन में भी वैसा ही करने की इच्छा जागी। उन्हें लगा कि अगर हम भी अपने समूह को बंद कर लेंगे, अपनी जाति बना लेंगे, तो शायद हमें भी समाज में ज्यादा सम्मान मिलेगा। और यहीं से जाति व्यवस्था के फैलने की शुरुआत हुई। डॉक्टर अंबेडकर ये साफ करते हैं कि उनका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मणों ने कोई मीटिंग बुलाकर ये साजिश रची थी। ये एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया थी जो सामाजिक मनोविज्ञान पर आधारित थी। ब्राह्मणों ने अनजाने में एक ऐसा ट्रेंड शुरू कर दिया जिसे बाद में सबने फॉलो किया। वो पहले थे जिन्होंने दरवाजा बंद किया और उन्हें देखकर बाकी सबने भी अपने अपने दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए। जो वर्ग या समूह ब्राह्मणों के जितने करीब थे या जितने शक्तिशाली थे, उन्होंने पहले खुद को बंद किया, फिर उनसे नीचे वालों ने उनकी नकल की। और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक पूरा का पूरा समाज हजारों छोटे छोटे बंद कमरों में यानी जातियों में बंट नहीं गया। ये एक चेन रिएक्शन जैसा था। एक ने शुरू किया और फिर पूरा जंगल आग की चपेट में आ गया। इस थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें बताती है कि जाति व्यवस्था किसी एक व्यक्ति या समूह के दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि ये सामाजिक प्रतिस्पर्धा और नकल करने की प्रवृत्ति का नतीजा है। ब्राह्मणों ने अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए खुद को अलग किया और बाकी ने उनकी श्रेष्ठता की नकल करने के चक्कर में खुद को अलग कर लिया। और इस पूरी प्रक्रिया में जो समूह सबसे नीचे थे, जिनके पास न शक्ति थी न सम्मान, वो इस प्रतिस्पर्धा में सबसे पीछे रह गए। उन्हें भी जातियों में बांट दिया गया, लेकिन सबसे निचली जातियों में, और उनके ऊपर अछूत होने का कलंक लगा दिया गया। इस तरह जो समाज कभी वर्गों में बंटा था, वो एक पिरामिड जैसी जाति व्यवस्था में तब्दील हो गया, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर थे और बाकी सब क्रम से नीचे। तो जाति की उत्पत्ति का रहस्य ब्राह्मणों द्वारा खुद को एक बंद वर्ग बनाने और फिर बाकी समाज द्वारा उनकी नकल करने में छिपा है। ये एक ऐसा आइडिया था जो एक बार शुरू हुआ तो फैलता ही चला गया। इसने पूरे समाज को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन क्या सिर्फ नकल करना ही काफी था, या इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ और भी किया गया? कैसे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों का इस्तेमाल इस सामाजिक बंटवारे को सही ठहराने के लिए किया गया? ये कहानी का एक और दिलचस्प पहलू है जिसे हम अगले अध्याय में समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक सामाजिक प्रथा को धार्मिक नियम का चोला पहना दिया गया। अगर आप डॉक्टर अंबेडकर के इन क्रांतिकारी विचारों को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। ज्ञान बांटने से अधिक होता है। और अगर अभी तक आपने ऑडियो बुक लेजेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अध्याय मिस न करें। अध्याय नंबर 7, नकल से बनी हजारों जातियां, देखा देखी का सामाजिक सिद्धांत। पिछले अध्याय में हमने एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार को समझा कि जाति व्यवस्था की शुरुआत ब्राह्मण वर्ग द्वारा खुद को एक बंद जाति में तब्दील करने से हुई। लेकिन एक जाति से हजारों जातियां कैसे बन गईं? इस सवाल का जवाब नकल या इमिटेशन के सिद्धांत में छिपा है, जिसकी बात हमने की थी। इस अध्याय में
हम इसी सिद्धांत को और विस्तार से समझेंगे। ये सिद्धांत सिर्फ ये नहीं बताता कि जातियां कैसे बनी, बल्कि ये मानव स्वभाव और समाज के काम करने के तरीके के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और वो हमेशा दूसरों को देखकर सीखता है और व्यवहार करता है। खासकर वो उन लोगों की तरह बनना चाहता है जिन्हें वो अपने से बेहतर या ज्यादा सफल मानता है। समाज शास्त्र में इसे स्टेटस या प्रतिष्ठा की चाह कहते हैं। हर कोई समाज में ऊंचा उठना चाहता है। अब उस समय के भारतीय समाज की कल्पना कीजिए। ब्राह्मणों ने खुद को सबसे अलग और सबसे पवित्र घोषित कर दिया। वो ज्ञान और धर्म के ठेकेदार बन गए। राजा महाराजा भी उनका सम्मान करते थे। जाहिर है वो समाज में प्रतिष्ठा के शिखर पर थे। अब जो दूसरे शक्तिशाली वर्ग थे, जैसे क्षत्रिय योद्धा और शासक वर्ग, उन्होंने देखा कि ब्राह्मणों का मॉडल बहुत सफल है। अपनी पहचान को खास और ऊंचा बनाए रखने का ये एक अचूक फॉर्मूला है। तो उन्होंने भी ब्राह्मणों की नकल की। उन्होंने भी अपने वर्ग के चारों ओर सजातीय विवाह की दीवारें बना दी और खुद को एक बंद जाति बना लिया। उन्होंने भी अपने नियम कानून बना लिए। वो कहने लगे कि हम भी श्रेष्ठ हैं क्योंकि हम राज करते हैं, हम रक्षा करते हैं। इस तरह ब्राह्मणों के बाद क्षत्रियों ने भी खुद को एक जाति के रूप में स्थापित कर लिया। जब समाज के दो सबसे शक्तिशाली वर्गों ने ऐसा कर लिया, तो बाकियों के पास क्या रास्ता बचा? वैश्य वर्ग, व्यापारी और किसान ने भी यही रास्ता अपनाया। उन्हें लगा कि अगर समाज में सम्मान से जीना है, तो हमें भी अपनी एक अलग और बंद पहचान बनानी होगी। तो उन्होंने भी अपने अंदर शादियों के नियम सख्त कर दिए। व्यापारियों ने अपनी अलग जातियां बनाई, विशाल किसानों ने अपनी अलग, और ये सिलसिला नीचे तक चलता गया। हर छोटे से छोटे समूह ने, चाहे वो किसी खास तरह का काम करता हो या किसी खास इलाके में रहता हो, उसने अपनी एक अलग जाति बना ली। कुम्हार, लोहार, सुनार, नाई, धोबी, सबने खुद को एक एक बंद डिब्बे में बंद कर लिया। क्यों? क्योंकि सबको लगता था कि अपनी एक अलग जाति बनाकर, अपने नियम बनाकर हम दूसरों से बेहतर दिख सकते हैं। ये एक अंधी दौड़ थी जिसमें हर कोई अपने से नीचे वाले को दबाकर खुद को ऊंचा साबित करने में लगा था। डॉक्टर अंबेडकर इस प्रक्रिया को संस्कृति का संक्रमण या इन्फेक्शन ऑफ इमिटेशन कहते हैं। ये एक बीमारी की तरह था जो एक से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में फैलती चली गई। और इस प्रक्रिया में सबसे दुखद बात यह हुई कि सिर्फ अच्छी बातों की नकल नहीं की गई, बल्कि बुरी बातों की भी नकल हुई। जब ब्राह्मणों ने कुछ समूहों को अछूत या अपवित्र घोषित किया, तो बाकी जातियों ने भी उनकी नकल की। जिस जाति को ब्राह्मण अपने से नीचा समझते थे, उस जाति ने अपने से भी नीचे एक और जाति खोज ली, जिसे वो नीचा समझकर खुद को बेहतर महसूस कर सके। इस तरह ऊंच नीच की एक ऐसी सीढ़ी बन गई जिसमें हर कोई अपने से ऊपर वाले के सामने झुका हुआ था और अपने से नीचे वाले को जूते के नीचे दबाए हुए था। सबसे ऊपर ब्राह्मण और सबसे नीचे दलित, जिन्हें अछूत माना गया। ये दुनिया की सबसे क्रूर और तर्कहीन सामाजिक व्यवस्था थी, जो पूरी तरह से नकल और देखा देखी पर आधारित थी। इस सिद्धांत से हमें एक और बात समझ में आती है। जाति व्यवस्था को किसी ने ऊपर से थोपा नहीं है। हाँ, शुरुआत एक समूह ने की, लेकिन इसे फैलाया और मजबूत सबने मिलकर किया। हर जाति, चाहे वो ऊंची हो या नीची, इस व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान दे रही थी। हर कोई उस पिंजरे का पहरेदार बन गया था जिसमें वो खुद भी कैद था। नीची जाति का व्यक्ति भी अपनी जाति से बाहर शादी करने की सोच नहीं सकता था, और वो भी अपनी जाति के अंदर के उपविभाजनों में ऊंच नीच का भेद मानता था। ये एक ऐसा पागलपन था जिसने पूरे समाज को अपनी चपेट में ले लिया था। हर कोई शोषित भी था और अत्याचारी भी। आज भी हम इस नकल की प्रवृत्ति को देख सकते हैं। जब कोई एक जाति कोई खास तरह का रीति रिवाज शुरू करती है, तो दूसरी जातियां भी उसे अपनाने लगती हैं, ये दिखाने के लिए कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। शादियों में फिजूल खर्ची, महंगे महंगे कर्मकांड, ये सब इसी सामाजिक प्रतिस्पर्धा का नतीजा है। हम आज भी दूसरों को देखकर अपनी पहचान और अपनी हैसियत तय करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर हमें यही समझाना चाहते हैं कि जब तक हम इस अंधी नकल से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम अपनी कीमत अपनी जाति से नहीं, बल्कि अपने कर्म और अपनी इंसानियत से तय करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम इस जाल से मुक्त नहीं हो सकते। जाति का असली जहर भेदभाव में नहीं, बल्कि भेद करने की सोच में ही है। ये जो हम और तुम की दीवार है, इसी को गिराना होगा। लेकिन एक और सवाल है जो कई लोगों के मन में आता है। क्या जाति और नस्ल एक ही चीज है? क्या ये खून या रंग पर आधारित है?
बहुत से विदेशी विद्वानों ने ऐसा कहा। डॉक्टर अंबेडकर इस बारे में क्या सोचते हैं? चलिए अगले अध्याय में इस वैज्ञानिक और सामाजिक बहस को समझते हैं। अध्याय नंबर 8, क्या जाति नस्ल पर आधारित है? विज्ञान और समाज का टकराव। दोस्तों, अब तक हमने जाति के सामाजिक और ऐतिहासिक मूल को खंगाला है। हमने समझा कि ये एक बंद वर्ग है जो सजातीय विवाह से कायम है और जिसकी शुरुआत ब्राह्मणों से होकर नकल के जरिए पूरे समाज में फैल गई। लेकिन एक थ्योरी और भी है जिसने बहुत समय तक विद्वानों को और आम लोगों को भी प्रभावित किया। वो थ्योरी है नस्लीय सिद्धांत या रेशियल थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार भारत की जातियां अलग अलग नस्लों के लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। कहा जाता है कि हजारों साल पहले गोरे रंग की आर्य नस्ल के लोग बाहर से भारत आए। उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों, जिनका रंग सांवला था और जिन्हें द्रविड़ कहा गया, उन्हें युद्ध में हरा दिया। और फिर अपनी नस्लीय शुद्धता को बनाए रखने के लिए उन्होंने जाति व्यवस्था का निर्माण किया। इस थ्योरी के हिसाब से ऊंची जातियां, खासकर ब्राह्मण, उन्हीं आर्यों के वंशज हैं और नीची जातियां और दलित पराजित हुए मूल निवासियों के वंशज हैं। ये सुनने में बहुत सीधी और सरल लगती है और बहुत से अंग्रेज और भारतीय विद्वानों ने इसे सच माना। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर एक सच्चे वैज्ञानिक की तरह किसी भी बात को बिना परखे स्वीकार नहीं करते। वो इस नस्लीय सिद्धांत की धज्जियां उड़ा देते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये सिद्धांत सच होता तो भारत की अलग अलग जातियों के लोगों में शारीरिक बनावट, नाक नक्शे और रंग रूप में बहुत स्पष्ट अंतर दिखाई देना चाहिए था। ऊंची जातियों के लोग एक तरह के दिखने चाहिए थे और नीची जातियों के लोग बिल्कुल अलग तरह के। लेकिन क्या असल में ऐसा है? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, बिल्कुल नहीं। वो उस समय के वैज्ञानिक अध्ययनों का हवाला देते हैं जिनमें लोगों के सिर का आकार, नाक की लंबाई चौड़ाई और शारीरिक बनावट को मापा गया था। इन अध्ययनों से यह साफ हो गया था कि भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले ब्राह्मण, दलित या किसी भी दूसरी जाति के लोगों में कोई खास नस्लीय अंतर नहीं है। पंजाब का ब्राह्मण और पंजाब का दलित शारीरिक रूप से एक जैसे ही हैं। इसी तरह तमिलनाडु का ब्राह्मण और तमिलनाडु का दलित भी एक ही नस्लीय समूह का हिस्सा लगते हैं। ये एक बहुत विशाल खुलासा था। इसका मतलब था कि जाति का खून, नस्ल या वंश की शुद्धता से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से एक सामाजिक रचना है, न कि कोई जैविक सच्चाई। हम सब, चाहे किसी भी जाति के हों, हजारों सालों से इसी मिट्टी पर रहते आए हैं और हमारा खून आपस में मिला जुला है। कोई भी जाति यह दावा नहीं कर सकती कि वो शुद्ध नस्ल की है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस तर्क से उस झूठे गर्व और घमंड की नींव पर ही चोट कर दी जो ऊंची जातियां अपनी तथाकथित आर्य नस्ल पर करती थीं। उन्होंने विज्ञान का सहारा लेकर यह साबित कर दिया कि ऊंच नीच का ये पूरा खेल मन ग्रंथ है, इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। तो फिर यह नस्लीय सिद्धांत इतना लोकप्रिय क्यों हुआ? इसके पीछे अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति भी एक मुख्य कारण थी। उन्होंने इस थ्योरी को बढ़ावा दिया ताकि भारतीय समाज हमेशा के लिए उत्तर भारतीय आर्य और दक्षिण भारतीय द्रविड़ में और ऊंची जाति और नीची जाति में बंटा रहे और कभी भी एक होकर उनके खिलाफ उपस्थित न हो सके। और कई भारतीय विद्वानों ने भी बिना सोचे समझे इस पश्चिमी सिद्धांत को अपना लिया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने हमें एक नई दृष्टि दी। उन्होंने हमें बताया कि अपनी समस्याओं को समझने के लिए हमें पश्चिम की ओर देखने की जरूरत नहीं है। जवाब हमारे अपने समाज के अंदर ही छिपा है और वो जवाब नस्ल में नहीं बल्कि सामाजिक संरचना में है, सजातीय विवाह के नियम में है, नकल करने की प्रवृत्ति में है। ये समझना आज भी बहुत जरूरी है। आज भी बहुत से लोग अपनी जाति को अपनी नस्ल से संबंधित करके देखते हैं और खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को हीन समझते हैं। ये पूरी तरह से अवैज्ञानिक और झूठा है। विज्ञान ये साबित कर चुका है कि सभी इंसान एक ही नस्ल होमोसेपियंस का हिस्सा हैं। हमारी चमड़ी का रंग या नाक का आकार सिर्फ भौगोलिक परिस्थितियों का नतीजा है। इसका हमारी काबिलियत या हमारे चरित्र से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर हमें एक वैज्ञानिक सोच अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वो कहते हैं कि हमें धर्म और परंपरा की उन बातों को आंख बंद करके नहीं मान लेना चाहिए जो तर्क और विज्ञान की कसौटी पर खरी न उतरती हों। तो जाति नस्ल नहीं है, ये एक विचार है, एक मानसिकता है, एक ऐसा सामाजिक रोग है जो एक वंश से दूसरे वंश तक हमारे दिमाग में डाला गया है। ये खून में नहीं, हमारी सोच में है। और अगर ये हमारी सोच में है तो इसे हम अपनी सोच से निकाल भी सकते हैं।
लेकिन सवाल यह है कि ये विचार हमारी सोच में इतना गहरा कैसे बैठ गया? इसका मनोविज्ञान क्या है? क्यों शिक्षित आधुनिक लोग भी जाति के बंधनों को समाप्त नहीं कर पाते? क्यों हम आज भी इस व्यवस्था को ढो रहे हैं? इन सवालों के जवाब हमें इंसान के दिमाग की गहराइयों में ले जाएंगे। चलिए अगले अध्याय में जाति के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने तक ही न रखें। अगर आपको लगता है कि इस ऑडियो बुक से समाज में कोई सकारात्मक बदलाव आ सकता है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक ऑडियो बुक लेजेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये बिल्कुल सही समय है हमारे इस ज्ञान के मिशन से साथ आने का। अध्याय नंबर 9, जाति का मनोविज्ञान। हम इस व्यवस्था को आज भी क्यों ढो रहे हैं? दोस्तों, हमारी इस यात्रा के आखिरी चरण पर हम आ पहुंचे हैं। हमने जाति के इतिहास, उसकी संरचना, उसके भयानक परिणामों और उसके बारे में फैले भ्रमों को समझा। हमने जाना कि ये एक बंद वर्ग है जो सजातीय विवाह से चलता है, जिसकी शुरुआत नकल से हुई और जिसका नस्ल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब वो सबसे मुख्य और सबसे मुश्किल सवाल सामने है। अगर जाति इतनी ही बुरी, तर्कहीन और देश को कमजोर करने वाली चीज है, तो ये आज भी जिंदा क्यों है? आजादी के इतने सालों बाद भी, इतने कानून बनने के बाद भी, इतनी शिक्षा फैलने के बाद भी हम इस जहर को अपनी नसों से निकाल क्यों नहीं पाए हैं? इसका जवाब किसी किताब या शास्त्र में नहीं, बल्कि हमारे और आपके दिमाग में, हमारे मनोविज्ञान में छिपा है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्लेषण सिर्फ समाजशास्त्र तक सीमित नहीं था, वो एक गहरे मनोवैज्ञानिक भी थे। वो समझते थे कि जाति अब सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था नहीं रह गई है, ये एक मानसिक अवस्था बन चुकी है। ये हमारी सोच का, हमारी पहचान का हिस्सा बन गई है। सदियों से हमें यही सिखाया गया है कि हमारी पहचान हमारी जाति से है। तथाकथित ऊंची जातियों के लोगों के दिमाग में बचपन से ही ये भर दिया जाता है कि वो श्रेष्ठ हैं, वो खास हैं। ये उन्हें एक झूठा गर्व और अहंकार देता है। जाति उन्हें बिना कुछ किए ही एक सामाजिक हैसियत दे देती है। वो इस हैसियत को क्यों त्यागना चाहेंगे? इसे त्यागने का मतलब होगा अपनी झूठी श्रेष्ठता को त्यागना, और ये इंसान के अहंकार के लिए बहुत मुश्किल काम है। इसलिए वो जाने अनजाने में इस व्यवस्था का समर्थन करते रहते हैं, क्योंकि इससे उन्हें फायदा होता है। दूसरी तरफ जिन जातियों को नीचा समझा गया, उनके मनोविज्ञान पर इसका और भी गहरा और विनाशकारी असर हुआ। हजारों सालों के दमन और अपमान ने उनके अंदर एक तरह की हीन भावना और बेचारगी भर दी। उन्हें यह यकीन दिला दिया गया कि उनकी खराब हालत उनकी किस्मत है, उनके पिछले जन्मों का फल है। इस सोच ने उनसे मुकाबला करने की, विद्रोह करने की हिम्मत ही छीन ली। वो इस अन्याय को अपनी नियति मानकर स्वीकार करने लगे। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर जैसे महापुरुषों के आने के बाद इस स्थिति में बहुत बदलाव आया है और दलित समाज में एक नई चेतना और स्वाभिमान जागा है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो हजारों साल का मानसिक बोझ अपना असर दिखाता है। जाति सिर्फ शारीरिक गुलामी नहीं थी, ये मानसिक गुलामी भी थी, और मानसिक गुलामी की जंजीरें समाप्त करना सबसे मुश्किल होता है। इसके अलावा एक और मुख्य मनोवैज्ञानिक कारण है, और वो है सुरक्षा की भावना। हर इंसान एक समूह का हिस्सा बनकर रहना चाहता है। जाति हमें वो समूह, वो पहचान मुफ्त में दे देती है। अपनी जाति के लोगों के बीच हमें एक अपनेपन और सुरक्षा का एहसास होता है। हमें पता होता है कि सुख दुख में हमारी जाति के लोग हमारा साथ देंगे। शादी ब्याह, नौकरी, व्यापार, हर चीज में जाति एक नेटवर्क की तरह काम करती है। लोग इस बने बनाए सुरक्षा कवच को त्यागने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमने जाति के नियम का उल्लंघन किया तो हम अकेले रह जाएंगे, समाज हमें बाहर निकाल देगा। ये डर उन्हें बदलाव करने से रोकता है। वो अन्याय सह लेंगे, लेकिन अपनी जाति का साथ नहीं त्यागेंगे। और आखिर में सबसे मुख्य कारण है आदत। जाति हमारी आदत बन चुकी है। हम इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारी भाषा में, हमारे मुहावरों में, हमारे व्यवहार में इतनी रच बस गई है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब जातिवादी व्यवहार कर रहे हैं। किसी से पहली बार मिलते ही मन में उसकी जाति जानने की उत्सुकता, शादी के लिए अखबार में अपनी ही जाति का बालक या कन्या खोजना, ये सब हमारी आदत का हिस्सा बन गया है। हम एक ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं, जहां हमारा दिमाग वही कर रहा है जो उसे सदियों से करने के लिए सिखाया गया है। इस आदत को समाप्त करने के लिए बहुत ज्यादा जागरूकता, हिम्मत और लगातार कोशिश की जरूरत है।
तो आप देख सकते हैं कि जाति को जिंदा रखने वाले सिर्फ बाहरी नियम नहीं हैं, बल्कि हमारे अंदर के डर, हमारा अहंकार, हमारी असुरक्षा की भावना और हमारी आदतें हैं। यही वो अदृश्य धागे हैं जो इस व्यवस्था को आज भी बुन रहे हैं। इसलिए जाति से संघर्ष सिर्फ कानून बनाकर या भाषण देकर नहीं जीता जा सकता। ये संघर्ष हर इंसान को अपने दिमाग के अंदर करना होगा। हमें अपने अहंकार को त्यागना होगा, अपनी झूठी श्रेष्ठता की भावना को त्यागना होगा। हमें अपनी पहचान जाति से नहीं बल्कि इंसानियत से संबंधित करनी होगी। हमें उस सुरक्षा के भ्रम से बाहर निकलना होगा जो जाति हमें देती है, और ये समझना होगा कि हमारी असली सुरक्षा एक न्यायपूर्ण और समान समाज बनाने में है। और सबसे बढ़कर हमें अपनी आदतों को परिवर्तित करना होगा, अपनी सोच पर पहरा देना होगा। जब हम जाति के इस मनोविज्ञान को समझकर उस पर काम करना शुरू करेंगे, तभी हम एक जाति मुक्त भारत का सपना देख पाएंगे। अब हम इस ऑडियो बुक के अंतिम अध्याय की ओर जा रहे हैं, जहां हम डॉक्टर अंबेडकर के दिए हुए समाधान और हमारे अपने कर्तव्यों पर बात करेंगे। अध्याय नंबर 10, पिंजरा समाप्त करने की राह। डॉक्टर अंबेडकर का अंतिम संदेश और हमारी जिम्मेदारी। दोस्तों, हमने इस लंबी और ज्ञानवर्धक यात्रा को लगभग पूरा कर लिया है। हमने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की रोशनी में जाति के हर पहलू को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि जाति एक बंद वर्ग है, एक पिंजरा है। हमने ये भी जाना कि इस पिंजरे को सजातीय विवाह की सलाखों से बनाया गया है, जिसकी नींव ब्राह्मणों ने रखी और जिसकी दीवारें बाकी समाज ने नकल करके बनाई। हमने इस पिंजरे के अंदर औरतों पर हुए अत्याचार को देखा और ये भी समझा कि इसका नस्ल से कोई लेना देना नहीं, बल्कि ये हमारी मानसिकता में गहरी जमा चुका एक रोग है। अब सबसे मुख्य सवाल ये है कि इस पिंजरे को कैसे समाप्त किया जाए। क्या इसका कोई रास्ता है? डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ समस्या बताकर नहीं रुकते, वो उसका समाधान भी देते हैं, और उनका दिया हुआ समाधान उतना ही क्रांतिकारी है जितने उनके विचार। डॉक्टर अंबेडकर साफ साफ कहते हैं कि जाति कोई छोटी मोटी सामाजिक कुरीति नहीं है जिसे कुछ सुधारों से ठीक किया जा सके। ये एक बहुत गहरी बीमारी है जिसके लिए एक बहुत विशाल ऑपरेशन की जरूरत है। वो कहते हैं कि सहभोज यानी अलग अलग जातियों के लोगों का साथ बैठकर खाना खाने से कुछ नहीं होगा। इससे ऊपरी तौर पर भाईचारा दिख सकता है, लेकिन दिमाग में बसी ऊंच नीच की भावना नहीं जाएगी। तो फिर असली समाधान क्या है? जब तक खून का मिलना जुलना नहीं होगा, जब तक अलग अलग जातियों के बालक कन्याएं आपस में शादी करके नए परिवार नहीं बनाएंगे, तब तक हम और तुम की भावना खत्म नहीं होगी। जब अलग अलग जातियों का खून एक होकर अगली पीढ़ी में जाएगा, तो जाति की पहचान अपने आप धुंधली होने लगेगी। तब हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये उस जाति का है और ये इस जाति का। तब हम सब सिर्फ इंसान होंगे, सिर्फ भारतीय होंगे। ये एक बहुत ही साहसिक और दूरदर्शी विचार था। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि ये रास्ता आसान नहीं है। हमारा समाज इसके लिए तैयार नहीं है। जो भी युवा इस रास्ते पर चलने की हिम्मत करेगा, उसे अपने परिवार और समाज के भारी विरोध का सामना करना होगा। लेकिन वो ये भी जानते थे कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। बाकी सब उपाय बस ऊपर ऊपर की लीपापोती हैं। असली इलाज यही है। जब तक हम अपनी बेटी और अपने बेटे की शादी के लिए जाति की दीवार को नहीं लांघेंगे, तब तक हम जातिवाद को खत्म करने की सिर्फ झूठी बातें करते रहेंगे। असली बदलाव तभी आएगा जब हमारा खून एक होगा, जब हमारे रिश्ते जातियों की सीमाओं को समाप्त कर देंगे। इसके साथ ही डॉक्टर अंबेडकर एक और बहुत जरूरी बात पर जोर देते हैं। वो है धार्मिक शास्त्रों और ग्रंथों पर सवाल उठाना। वो कहते हैं कि जाति व्यवस्था को सबसे ज्यादा मजबूती उन धार्मिक कहानियों और नियमों से मिली है जो ऊंच नीच और भेदभाव को सही ठहराते हैं। जब तक हम इन शास्त्रों को ईश्वर का वचन मानकर आंख बंद करके मानते रहेंगे, तब तक हम जाति की मानसिक गुलामी से आजाद नहीं हो सकते। हमें तर्क और विवेक का इस्तेमाल करना होगा। हमें धर्म की उन बातों को स्वीकार करना होगा जो हमें इंसानियत, करुणा और समानता सिखाती हैं, और उन बातों को हिम्मत के साथ नकारना होगा जो हमें बांटती हैं और एक इंसान को दूसरे इंसान से नफरत करना सिखाती हैं। हमें एक ऐसे धर्म की जरूरत है जो नैतिकता और भाईचारे पर आधारित हो, न कि कर्मकांड और भेदभाव पर। तो इस पूरी ऑडियो बुक का सार क्या है? डॉक्टर अंबेडकर हमें क्या संदेश दे रहे हैं? उनका संदेश साफ है। पहला, जाति एक मानव निर्मित व्यवस्था है। इसे ईश्वर ने नहीं बनाया, इसलिए जो इंसानों ने बनाया है
उसे इंसान समाप्त भी कर सकते हैं। दूसरा, जाति को बनाए रखने वाला मुख्य स्तंभ सजातीय विवाह है, इसलिए इसी पर सबसे जोरदार प्रहार करना होगा। तीसरा, हमें अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी झूठी श्रेष्ठता और हीन भावना दोनों से मुक्त होना होगा। और चौथा, हमें उन सभी धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं पर सवाल उठाना होगा जो असमानता को बढ़ावा देती हैं। दोस्तों, ये संघर्ष किसी एक व्यक्ति या किसी एक समाज का नहीं है, ये हम सब का संघर्ष है। ये हमारे देश के भविष्य का संघर्ष है। अगर हम 21वीं सदी में एक मजबूत, विकसित और सम्मानित राष्ट्र बनना चाहते हैं, तो हमें जाति के इस कलंक को मिटाना ही होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने घर से, अपने दिमाग से करनी होगी। हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि सभी इंसान बराबर हैं और किसी की कीमत उसकी जाति से नहीं, उसके कर्मों और उसके चरित्र से होती है। हमें उन युवाओं का साथ देना होगा जो जाति की दीवारों को समाप्त करने की हिम्मत करते हैं। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर अंबेडकर के इन शक्तिशाली विचारों ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया होगा। ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, ये एक मशाल है जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने जलाया था। अब इसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और हाँ, अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऑडियो बुक लेजेंड्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां कोई पिंजरा ना हो, कोई दीवार ना हो, सिर्फ खुला आसमान हो और इंसानियत का राज हो। धन्यवाद।